नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फूड की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पूरी नहीं पढ़ी थी, उसमें हमने दो ही फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसमें वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड। तो कई सारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से एक तो थी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले जाकर के उस लेक्चर को देख लीजिएगा। एक थी इसमें बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तीसरी जो हमको पढ़ना है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भाई? फ्रीजिंग पॉइंट पहले इसको समझते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी मटेरियल का वो टेम्परेचर है जहां पर उसके अंदर पाए जाने वाला लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, जहां पर लिक्विड जो है वो आपका फ्रीज होकर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जैसे इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, अगर वेपर प्रेशर के टर्म में समझा जाए, कोई भी लिक्विड फ्रीज कब होता है? अ लिक्विड फ्रीजेस। अगर वेपर प्रेशर के टर्म में बात की जाए तो जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो वहां पर जो लिक्विड है वो आपका फ्रीज हो जाता है। व्हेन इट्स वेपर प्रेशर, जब इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए टू इट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई लिक्विड कब फ्रीज होता है? तो जब उसके लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो वहां पर लिक्विड जो है वो आपका फ्रीज हो जाता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर पानी के फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। हम सभी जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी जो है वो आपका फ्रीज कर जाता है, जम जाता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस फ्रीजिंग पॉइंट पर अफेक्ट करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें सॉल्यूट की। अगर आप सॉल्यूट ऐड करते हैं, एडेड इन दी वाटर, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा या बढ़ेगा? फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज होता है। अगर पानी के अंदर कोई भी सॉल्यूट आप ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूट किस तरीके का ऐड कर रहे हो। कोई आयोनाइजिंग सॉल्यूट है या नॉन आयोनाइजिंग सॉल्यूट है। जैसे एग्जांपल से समझिएगा आप, यहां पर मैंने प्योर वाटर ले रखा है। क्या ले रखा है? यहां पर प्योर वाटर है। एक और बीकर है, उसके अंदर भी मैंने ले रखा है प्योर वाटर। दोनों जगह प्योर वाटर है, इनके अंदर अभी कोई भी सॉल्यूट नहीं है। ये हो गया और इसके अंदर भी हो गया। अभी फिलहाल ये जो प्योर वाटर है इसको जब अगर मैं फ्रीज करूंगा तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी और वो भी। इसके अंदर मैं कुछ सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं तो ये बात तो तय है कि सॉल्यूट ऐड करने पर इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस की जगह अब उससे भी कम माइनस में जाकर के वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इसका डिक्रीज हो रहा है। अब सॉल्यूट कौन सा ऐड कर रहे हो? मान लीजिए आप यहां पर नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग का मतलब होता है जिसमें कोई आयंस ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने यहां पर ग्लूकोज ऐड कर दिया, ग्लूकोज, या फिर मान लीजिए सुक्रोज, ये मैंने ऐड कर दिया। ये कैसे हैं भाई? नॉन आयोनाइजिंग है, जिनमें आयंस नहीं बनते हो, नॉन आयोनाइजिंग है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं इसके अंदर तो भी यहां पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? 1.80, डिक्रीजेस बाय 1.80 डिग्री सेल्सियस। आईएमपी लगा देना, अच्छा पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब कोई नॉन आयोनाइजिंग सॉल्यूट हम पानी में ऐड करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 1.80 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यानी पहले कितना था? 0, इसमें और कम कर दिया तो ये हो जाएगा -1.80 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी पानी में अगर हम ग्लूकोज ऐड करते हैं, सुक्रोज, अब वो ग्लूकोज की कितनी मात्रा ऐड करनी है, कितना सुक्रोज ऐड करना है, ये सारी चीजें बात कर रहा हूं 1 मॉलिक्यूल को लेकर के। अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ नॉन आयोनाइजिंग
कोई भी नॉन आयोनाइजिंग सॉल्यूट हो उसका अगर मैं केवल 1 मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर रहा हूं तो पानी जो है वो आपका मतलब पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 1.80 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं आयोनाइजिंग सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं, कोई भी आयोनाइजिंग सॉल्यूट जैसे कि NaCl भी है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये सब क्या आयोनाइजिंग सॉल्यूट है। जैसे NaCl है तो NaCl के अंदर कितने हैं, 2 आयन है। यहां पर अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड तो यहां पर 3 आयन है। अब जिसके जितने ज्यादा आयन होंगे उतना ही ज्यादा वो डिक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, सॉल्ट ऐड करने पर यहां पर टेम्परेचर 3.72 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ये फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा बाय 3.72 डिग्री सेल्सियस। कितना, 1 मॉलिक्यूल NaCl ऐड करने पर। 1 मॉलिक्यूल NaCl ऐड करोगे तो 3.72 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और वहीं अगर आप यहां पर CaCl2 ऐड करोगे, मतलब कैल्शियम क्लोराइड ऐड करोगे तो इसमें 3 आयन है, तो यहां पर टेम्परेचर और कम हो जाएगा। यहां पर 5.58 डिग्री अगर कम हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो इसको ऐड करने से ये डिक्रीज होगा 5.58 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीजेस बाय 5.58 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक में मैंने सॉल्ट मिला रखा है, पानी और सॉल्ट है, और एक में मैंने यहां पर कैल्शियम क्लोराइड मिला रखा है, पानी और कैल्शियम क्लोराइड। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, अब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस कब था, जब प्योर था। अब यहां पर जैसे अपन ने 1 मॉलिक्यूल, केवल 1 मॉलिक्यूल मैंने ऐड किया है, 1 मॉलिक्यूल ऐड किया है तो 3.72 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कि अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा -3.72 डिग्री सेल्सियस। यानी जो पानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था अब वो -3.72 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। वहीं इसके अंदर आयंस 3 होते हैं। पहले प्योर वाटर में ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जा रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट ये था। अब मैंने कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया है, केवल 1 मॉलिक्यूल, तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, -5.58 डिग्री सेल्सियस। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो सर इसका फूड साइंस में क्या यूज है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है फूड साइंस में। फूड साइंस में इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आप सभी लोगों ने देखा है। आइसक्रीम खाई हो, कुल्फी वाली आइसक्रीम, बाजार में कुल्फी वाली आइसक्रीम जो स्टिक में लगा करके देते हैं, दूध और क्रीम की बना करके देते हैं, आपने अक्सर उनके मिक्सचर देखे होंगे। वो लोग आइसक्रीम को जमाने के लिए जो बर्फ का इस्तेमाल करते हैं, आइस इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो नमक ऐड कर देते हैं। कभी इस चीज को सोचा है कि यार ये नमक क्यों ऐड कर रहे हैं इसके अंदर? एक बड़ा कॉमन सेंस है, आप समझना है इसको। अगर मैं केवल आइस लेता हूं, यहां पर केवल आइस, तो आइस मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस है भाई, पानी जो है वो जम गया, मतलब वो आइस में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है। अगर मैं इसमें आइस में अगर मैं यहां पर नमक भी ऐड कर देता हूं और अगर एक प्रॉपर रेशो में ऐड करता हूं, जैसे जो कुल्फी वाले जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं 29th पार्ट सॉल्ट का और 71th पार्ट आइस का लूं, 29th पार्ट यहां पर मैं सॉल्ट का लेता हूं और 71th पार्ट जो है वो मैं यहां पर आइस का लेता हूं, ये काम अगर मैं करता हूं तो यहां पर ये जो मिक्सचर होगा ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट पता है कितना हो जाएगा, -21 डिग्री सेल्सियस, -21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका। यानी कि एक प्योर आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फील करा रही है, वहीं इसका जो टेम्परेचर होगा वो -21 डिग्री सेल्सियस होगा। तो सोचो आइस जो कुल्फी वाला है वो क्या इस्तेमाल करेगा, प्योर आइस इस्तेमाल करेगा या आइस और सॉल्ट का मिक्सचर इस्तेमाल करेगा? यहां उसे -21 डिग्री सेल्सियस का मिल रहा है, तो सोचो उसकी जो कुल्फी है वो इस आइस पर जल्दी जमेगी या आइस और सॉल्ट के मिक्सचर पर जल्दी जमेगी। इसलिए आपने देखा होगा जो कुल्फी वाले होते हैं, जो होममेड आइसक्रीम बनाते हैं लोग बाग, नॉर्मल जिसको देसी आइसक्रीम अपन कहते हैं, एक तो वो होती है कोन वाली, वो फैक्ट्री में बन के आती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मशीनों से जम करके आई है। नॉर्मल जो कुल्फी वाले जो होते हैं अपने घरों में बना करके फिर बेचते हैं, होममेड आइसक्रीम जिसको अपन कहते हैं, वहां पर यही प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है, यही कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। पता उनको भी नहीं होगा कि यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनको पता है कि हाँ भाई नमक डाल देने से फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जिस कंटेनर में मैंने ये मान लीजिए ये कुल्फी की यहाँ पर एक डाल रखा है, इसमें मैंने दूध डाल दिया है, एक लकड़ी इसके अंदर मैंने डाल दी, ऐसी ही होती है आइसक्रीम। यहाँ पर आइस है, प्योर आइस है, केवल और केवल क्या है, यहाँ पर आइस है। आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसके अंदर जो मिल्क है वो मिल्क कितना फील कर रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस फील कर रहा होगा। वहीं इसके अंदर अगर मैं सॉल्ट ऐड कर दूं
और इस प्रपोर्शन में ऐड करूं 29th पार्ट सॉल्ट और 71th पार्ट आइस, तो यहां पर अब इसका टेम्परेचर -21 डिग्री सेल्सियस फील होगा। तो यही आइस जो मिल्क है अब वो -21 डिग्री सेल्सियस फील करेगा, तो कितना तेजी से वो जमना स्टार्ट होगा। यह है इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यह है अगली फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फूड। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है फूड के अंदर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तब आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस आपको पता है एक फिनोमिना है जो बेसिकली सॉल्यूट जिसके अंदर सॉल्वेंट जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बस यहां पर एक ऑस्मोटिक सिस्टम बनना चाहिए। ऑस्मोटिक सिस्टम तभी बनेगा जब दो सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, तो एक ऑस्मोटिक सिस्टम बन जाता है। और जो पानी है, जो सॉल्वेंट है, उसका मूवमेंट अपने आप होने लगता है। कहां से कहां तक होगा? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है? मूवमेंट होती है किसकी? सॉल्वेंट की। जो सॉल्वेंट है उसकी मूवमेंट होती है, और कहां से कहां तक होती है? ये उल्टा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं, यहां लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है। ठीक है, लेकिन बीच में होनी चाहिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, या तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो या फिर सिलेक्टिव परमिएबल हो तो भी चलेगी। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हो तो भी चलेगी। ये होता है। कोई बता सकता है कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन यूजुअली हर एक प्लांट सेल के पास होती है, इवन हम लोगों के पास भी है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। आप लोग जब सेल को पढ़ते हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, जैसे मान लीजिए चलो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में अपन देखेंगे यहां पर दो सेल होती हैं। बाहर की जो सेल होती है और जो मेम्ब्रेन होती है उसको तो सेल वॉल कहते हैं। अंदर जो पाई जाती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल के बारे में सभी को पता है, सेल वॉल कैसी होती है? परमिएबल होती है। परमिएबल, इससे सॉल्यूट सॉल्वेंट सब इसके आर पार जा सकते हैं। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये होती है सिलेक्टिव परमिएबल। यानी कि जितने भी सेल हैं, चाहे वो प्लांट के अंदर हो, ये तो सबके पास होती है सेल मेम्ब्रेन, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है, प्लांट के पास भी है। और फूड जो है अपना वो प्लांट ही तो है, तो उसके पास जो सेल है उसके पास सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। बस सॉल्यूशन आपको चाहिए, दो अलग अलग सॉल्यूशन हो गए, ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गई। अब यहां पर जो पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, अब मूव कर रहे हैं तो किसी ना किसी प्रेशर के साथ मूव करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि भाई ये है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस तरफ अपने पास एक सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है आपका? ये है सॉल्यूशन नंबर 1 और इधर है सॉल्यूशन नंबर B। एक सॉल्यूशन इधर है, कहीं एक कम कर देते एक ज्यादा कर देते। मान लीजिए यहां पर कंसंट्रेशन कैसा है? लो कंसंट्रेशन है, और यहां पर कंसंट्रेशन है हाई। तो पानी जो है वो मूव करने लगेगा लो से हाई, यानी A से B। तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्वेंट होंगे, ध्यान रखना केवल और केवल सॉल्वेंट जो होंगे वो मूव करना शुरू कर देगा फ्रॉम A टू B। और कब तक मूव करेगा? जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशंस नहीं बन जाती। ठीक है, तो ये लो कंसंट्रेशन है, वो हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब समझते हो? जहां पर सॉल्यूट ज्यादा हो, सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो। लो कंसंट्रेशन का मतलब समझते हो? जहां पर सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा हो। तो एक कॉमन सेंस हो गया ना, यहां सॉल्वेंट ज्यादा है, वहां सॉल्वेंट कम है, तो यहां से सॉल्वेंट को उधर भेजना है जिससे सॉल्यूट सॉल्वेंट बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, तो ये फ्लो रुक जाएगा अपने आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, तो जब ये मूव करते हैं तो किसी ना किसी प्रेशर के साथ भी मूव करेंगे। मूव विद द प्रेशर, बिना प्रेशर के तो कोई मूव कर नहीं सकता है, प्रेशर के साथ मूव करेंगे। और चूंकि ये ऑस्मोसिस प्रोसेस में मूव कर रहे हैं तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या कह देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फूड के अंदर ऑस्मोसिस पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, 101% पाई जाती है ऑस्मोसिस फिनोमिना। ये जो ऑस्मोसिस का फिनोमिना है ये फूड के अंदर होती है, और आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा। कैसे देखा होगा? कोई भी फल ले लीजिए, कोई भी फ्रूट ले लीजिए, उस फल को, उस फ्रूट को आप पानी में पकाइए,
तो आप देखेंगे फ्रूट का जो साइज है वो इंक्रीज कर गया है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर मैंने पानी भर लिया है। क्या भर लिया है? पानी। पानी है, प्योर वाटर है, ध्यान रखना एकदम प्योर वाटर है। और एक मैंने ले लिया कोई भी फ्रूट, ये मान लीजिए मैंने यहां पर, चलो पीले रंग से बन गया, तो सपोज करो मैंने यहां पर ये फ्रूट ले लिया है, मैंने ले लिया यहां पर क्या? मैंगो। मैंगो मैंने यहां पर ले लिया है। अब मैंगो के अंदर सेल्स होंगे, सेल होंगे, तो सेल के अंदर का सॉल्यूशन होगा, सेल के अंदर सॉल्यूशन होगा। अपन को पता है मैंगो है, मैंगो मीठा होता है, फल है, तो उसके अंदर फ्रूट शुगर होगी। कहने का मतलब यह है कि ये जो मैंगो है, मैंगो के अंदर जो सेल है उसका कंसंट्रेशन यहां पर क्या है? ज्यादा है, मोर कंसंट्रेशन है। किसकी तुलना में? ये पानी की तुलना में। पानी में कंसंट्रेशन बहुत कम है, लो कंसंट्रेशन है, तो पानी की तुलना में पानी का कम कंसंट्रेशन हो गया। और जो मैंगो इसमें हमने डाल दिया है, अब इसको आप बॉईल करो या भिगोने के लिए रख दो, जो भी करना है वो कर सकते हो। तो क्या होगा भाई? पानी जो है वो धीरे धीरे इसके अंदर जाना शुरू कर देगा। यही होता है, यही आप करके देख लेना। कोई भी फ्रूट ले लेना, मीठा फल होना चाहिए, उसको पानी में डालो, प्योर वाटर में डालो और उसको बॉईल करो, तो आप क्या देखोगे? पानी जो है वो फल के अंदर चला जाएगा। क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। तो यहां पर जो वाटर है वो एंटर करेगा इनसाइड द फ्रूट। क्यों एंटर करेगा? क्योंकि फ्रूट के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है और पानी का कंसंट्रेशन कम है। और ऑस्मोसिस में हमको पता ही है, पानी जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहां पर पानी अंदर एंटर करेगा ऑस्मोसिस की मदद से। ये नॉर्मल फिनोमेना होता है, सभी लोग देखते हैं। इसी का जस्ट उल्टा करो आप किसी भी फ्रूट को शुगर सॉल्यूशन में डिप करो, शुगर सॉल्यूशन में डिप करके देखो। अब ध्यान रखना है, शुगर सॉल्यूशन मतलब उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फ्रूट के कंसंट्रेशन से ज्यादा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये है भाई पानी, ये पानी हो गया। इस पानी के अंदर मैंने शक्कर मिला दी, ढेर सारी शक्कर इसमें मैंने मिला दी है, बिल्कुल एकदम इसको चाशनी बना दिया है। इसमें मैंने शुगर भी ऐड कर दी। शुगर ऐड कर दी मतलब ये हो गया आपका कंसंट्रेटेड। इसमें क्या हो गया भाई? कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हो गया? जो भी फ्रूट अपन इसमें ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने इसमें अब कोई फ्रूट, मान लीजिए मैंने इसमें आंवला ऐड किया है, मैंने इसमें क्या ऐड किया? भी आंवला ऐड किया है। ये मान लीजिए एक आंवला का पीस है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब भाई शुगर तो आंवला के अंदर भी है, लेकिन चूंकि इस सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा है, ये मैंने आंवला का पीस डाल दिया। अब चूंकि इस सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर सिरप है उसके अंदर भाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा शुगर हमने डाल रखी है। किसकी तुलना में? उस फ्रूट की तुलना में। तो भाई फ्रूट के जो सेल्स हैं उस सेल में अब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मतलब कम कहलाएगा एज कंपेयर टू दी सॉल्यूशन। तो अब उल्टा होने लगेगा। तो अब पानी जो है वो इस फ्रूट में से बाहर निकल करके, इसमें से पानी बाहर निकल करके सॉल्यूशन में आने लगेगा। तो आप क्या देखते हो ऐसी कंडीशन में कि जो फ्रूट होता है जब उसको आप कुक करते हो इन दी हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जब आप उसे कुक करते हो, जैसे कि शुगर सिरप में, जैसे आंवला कैंडी वगैरह आपने मुरब्बा वगैरह बनाया होगा, तो वहां इस चीज को नोटिस करना। तो आप क्या देखोगे? जो फ्रूट्स होते हैं वो आपके सुकड़ने लगते हैं, श्रिबल्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई? आपके श्रिबल्ड हो जाते हैं। तो ये फिनोमेना क्यों हो रहा है? ये फिनोमेना भी किसकी वजह से हो रहा है? ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है। ये ऑस्मोसिस यहां पर दो प्रकार की होती है, दो टाइप की है। एक होती है एंडोऑस्मोसिस और एक होती है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस जैसे कि कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर एक सेल है, जब सेल के अंदर पानी जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब सेल के अंदर पानी जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? एंडोऑस्मोसिस। वाटर एंटर इनसाइड दी सेल, तो उसको क्या कहा जाएगा? एंडोऑस्मोसिस। और अगर सेल में से बाहर पानी निकलने लगे, बाहर कब निकलेगा? जब बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो बाहर निकलने लगेगा, तो उसे कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम दी सेल, जब पानी बाहर निकलने लगे तो एक्सोऑस्मोसिस। तो जैसे यहां पर मैंने बताया कि जब फल को सादा पानी में उबालोगे तो वहां पर एंडोऑस्मोसिस होगा, पानी सेल के अंदर जाएगा, फल फूल जाएगा। और जब उसी फल को आप हाई शुगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में उबालोगे तो उसमें से पानी उल्टा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो उसको कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। तो यहाँ पर श्रिबल्ड क्यों हो गया? एक्सोऑस्मोसिस। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ किशमिश का।
खीर खाए हो, ऑलमोस्ट सभी लोग खाए होंगे। खीर जब हमारे घर में बनती है तो हम लोग खीर में क्या डालते हैं, किशमिश डालते हैं। किशमिश मतलब ग्रेप फ्रूट जो होते हैं ना, उनसे सुखा करके किशमिश बनाई जाती है। तो वो किशमिश जब हम डालते हैं तो अगर उस खीर के अंदर शक्कर कम है तो किशमिश आपकी फूल जाएगी, और खीर के अंदर शक्कर ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि उस किशमिश से ज़्यादा है, तो वो किशमिश और ज़्यादा सिकुड़ जाएगी। बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है ये, एक्सो और एंडो ऑस्मोसिस की वजह से होता है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई, ये भी फूड से रिलेटेड है, ये भी आपकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में आती है। अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है विस्कोसिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, विस्कोसिटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी क्या करता है, एक विस्कोसिटी जो होता है वो फ्लूइड के फ्लो से रिलेट करता है। विस्कोसिटी का मतलब क्या है, फ्लूइड के फ्लो से। जैसे पानी को आप फ्लो कराओ और शहद को फ्लो कराओ, पानी बहुत तेजी से फ्लो करेगा, शहद धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो धीरे धीरे फ्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी ज्यादा है। यानी कि ये जो विस्कोसिटी है, ये जो टर्म है, ये किससे एसोसिएटेड है, दिस इज एसोसिएटेड टू दी फ्लूइड फ्लो। और ये विस्कोसिटी होती क्यों है, ये होती है ड्यू टू दी इंटरनल फ्रिक्शन। उस सॉल्यूशन के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही आपस में फ्रिक्श करते हैं, उन्हीं में इंटरनल फ्रिक्शन होता है। तो ये विस्कोसिटी इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से यहां पर देखने को मिलती है। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो विस्कोसिटी को मेजर करता है, दैट मेजर द विस्कोसिटी, सॉरी, जो विस्कोसिटी को मेजर करता है, बड़ा सिंपल सा है विस्कोसिटी को मेजर करने वाला, विस्कोमीटर। कोई ऐसा नहीं है कि भाई याद ना कर पाओ, बड़ा सिंपल सा है, विस्कोमीटर से विस्कोसिटी मेजर हो जाती है। तो यहां पर हम क्या चीज, मतलब विस्कोसिटी से हमें क्या पता चलता है, फूड से रिलेटेड ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है। विस्कोसिटी को अगर आप पढ़ लेते हो किसी फूड का, तो आप फूड की कंसिस्टेंसी को स्टडी कर सकते हो। मतलब विस्कोसिटी को पढ़ के हम लोग फूड की कंसिस्टेंसी के बारे में बता सकते हैं। फूड डिटर्मिनेशन, सॉरी, फूड डिटर्मिनेशन इज यूजफुल इन द स्टडी ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ फूड। फूड की जो कंसिस्टेंसी है ना, उसको स्टडी की जा सकती है उस फूड की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करके। अगली यहां पर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी बड़ी कमाल की चीज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इसको डिफाइन अगर करें तो किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है उसी से रिलेटेड है ये। मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या है, वो है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम से रिलेटेड है, यहां पर नीचे से अंडरलाइन हटा दो, मास अपॉन वॉल्यूम से रिलेटेड है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर मैं यहां पर मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हर एक सब्सटेंस की अपनी अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। जैसे मिल्क की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर एक एवरेज वैल्यू की बात करूं, यूजुअली 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो जो मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1.032। ये है, वैसे एवरेज जो रहती है 1.027 से लेकर के 1.035 तक है, 1.032, हाँ 1.035 इतनी होती है रेंज। तो घटती बढ़ती रहती है। अब कैसे घटती बढ़ती रहती है, ये डिपेंड करता है मिल्क के अंदर। अब जैसे मिल्क कंपोजिशन आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो हम देखते हैं मिल्क के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है उसके अंदर मेन फैट, और एक होता है उसके अंदर अदर नॉन फैट वाले जो सब्सटेंस है। एक तो फैट और एक नॉन फैट, ये दोनों ही बड़े अपोजिट काम करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। इस पर चाहो तो आप आईएमपी लगा सकते हो, यहां आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगर मिल्क का फैट कंटेंट इंक्रीज किया जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी या ज्यादा होगी, ये बड़ा अच्छा है। इफ फैट कंटेंट इंक्रीजेस, अगर मैं कहूं कि किसी मिल्क में फैट कंटेंट को इंक्रीज किया जाए तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर क्या असर पड़ेगा, वो बढ़ेगी या कम होगी। ध्यान रखना कम होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज होगी, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी, 0.93 तक जा सकती है, उससे कम कभी नहीं जाएगी। अप टू दी 0.93, उससे कम फिर नहीं जाएगी। और अगर वहीं मैं नॉन फैट कंपोनेंट बढ़ाता हूं, जैसे प्रोटीन वगैरह भी इसके अंदर पाए जाते हैं, तो भी जो नॉन फैट कंपोनेंट है अगर वो इंक्रीज करते हैं हम लोग,
इन द मिल्क, तो फिर क्या होगा, तो फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां पर इंक्रीज कर जाती है, तो फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करेगी यहां पर, इंक्रीजेस करेगी। ये दोनों पॉइंट बहुत ही जबरदस्त पॉइंट हैं, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, और पीएससी में यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या होता है और कैसे ये बेसिकली अफेक्ट करती है। तो मिल्क का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेकर के। ठीक, तो ये हो गई भाई अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं फूड की। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल इससे पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।